हेलो मेरे प्रिय छात्रों, सोशियोलॉजिकल पैराडाइम चैनल में आपका स्वागत है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से समाजशास्त्र विषय पर चैप्टर वाइज समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे न केवल 11th 12th BA MA के छात्र बल्कि वैसे सभी छात्र जो सिविल सर्विसेज में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में समाजशास्त्र का चयन करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। अब अपना लेक्चर आरंभ करने से पहले मैं अपने उन सभी छात्र एवं छात्राओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्य को करने के लिए न केवल प्रेरित किया बल्कि बाध्य कर दिया। प्रिय छात्रों, इस सोशियोलॉजिकल पैराडाइम चैनल के द्वारा मैं आपको सोशियोलॉजी की जानकारी देना चाह रहा हूँ। यूँ तो आप सबों ने समाजशास्त्र विषय के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक नए सिरे से एक वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध रूप में मैं समाजशास्त्र विषय को चैप्टर वाइज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ कि समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि क्या है। समाजशास्त्र विषय अचानक उत्पन्न नहीं हुआ है। जैसे कि आप कोई घर बनाते हैं तो एक दिन में कोई घर बनकर खड़ा नहीं होता है, उसकी खुदाई होती है, नींव रखी जाती है और धीरे धीरे घर का निर्माण होता है। उसी तरह से समाजशास्त्र की उत्पत्ति के पूर्व कुछ विधियों को समझना आवश्यक है और उन विधियों के द्वारा ही समाज को समझने की चेष्टा भी की गई है। सबसे पहले धार्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक। धार्मिक विवेचन की पद्धति का स्वरूप अतीन्द्रिय और सनातन है। इसकी विधि मान्यताओं, विश्वास तथा आस्था पर आधारित है। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार कहा गया है कि सामाजिक नियमन के पीछे सार्वभौम, सर्वशक्ति संपन्न अदृश्य दैवी सत्ता का हाथ है। धर्म का आधार मूल रूप से आस्था है। आज भी हम धर्म को एक आस्था के रूप में मानते हैं। दूसरी ओर चलते हैं दार्शनिक। दार्शनिक का आधार क्या है? कोई भी दर्शन, उसका आधार तर्क और चिंतन है। दर्शन के सिद्धांत मूलतः पूर्व मान्यता तथा कल्पना पर आधारित है। जैसे हमारे परिवार की बात करें, विवाह, राज्य, संपत्ति, आचरण तथा व्यवहार से संबंधित दार्शनिक विश्लेषण को ही सामाजिक दर्शन कहा जाता है। विश्व के प्राचीन तथा प्रमुख दार्शनिकों में मनु, कौटिल्य, कन्फ्यूशियस, प्लेटो और अरस्तु के नाम का उल्लेख कर सकते हैं। इन्होंने दर्शन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। अब हम ऐतिहासिक पद्धति की बात करें। दर्शन और इतिहास ये दो विषय हैं जो आधुनिक सामाजिक विज्ञान की जननी माने जाते हैं। सामाजिक विज्ञान बहुत सारे हैं। मूलतः अभी जो आधुनिक सोशल साइंस है, मॉडर्न सोशल साइंस है, इन दोनों के जो फादर हैं, जो ओरिजिन है मॉडर्न साइंस के, मॉडर्न सोशल साइंस के, उसमें दर्शन और इतिहास का सर्वप्रमुख स्थान है। इसलिए हमारे विद्वानों ने कहा है कि दर्शन और इतिहास आधुनिक सामाजिक विज्ञानों की जननी माने जाते हैं। अब इतिहास इसमें क्या करता है? इतिहास वास्तविक घटनाओं के वस्तुपरक विवेचन पर बल देता है। जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उन घटनाओं के पीछे मूल कारण क्या है, उसकी विवेचना करती है।
इतिहास के द्वारा ही अतीत की सामाजिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है। यदि हमें इतिहास की जानकारी नहीं होगी तो हम आधुनिक समय में हम कुछ भी नहीं कर सकते। इतिहास हमें बहुत कुछ पढ़ाती है, बहुत कुछ सिखाती है और उससे सबक लेकर, उससे सीख लेकर हम आधुनिक समाज की संरचना करते हैं, आधुनिक समाज का निर्माण करते हैं। अब हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो 18वीं शताब्दी अर्थात आप समाजशास्त्र की उत्पत्ति का जो काल है उसमें 1750 से 1850, 1750 to 1850, 100 ईयर्स, ये जो पीरियड है समाजशास्त्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड है। हम 18वीं शताब्दी में यूरोप की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पक्षों का विश्लेषण करें। आप सबों में जिन्होंने इतिहास पढ़ा है या अभी जिन्होंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री भी रखा है, तो आप देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई। ये भी आप जान लें बात कि जब यूरोपियन कंट्रीज से जो समुद्री नाविक थे उन्होंने भारत को खोजना शुरू किया या समुद्री मार्गों के द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों की खोज में निकल पड़े, तो 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा हमारे भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। उसी तरह 1492 में अमेरिगो वेस्पूसी कोलंबस पहुंचे और इस तरह से समुद्री यात्री, समुद्री नाविक समुद्र के रास्ते से भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंचे और समुद्री मार्गों का खोज किया। उसके बाद औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हो गई। यह औद्योगिक क्रांति में ऐसा नहीं कोई एक सर्टेन डेट है, उस डेट में ये क्रांति हुई। इसका मतलब यह है कि जो मानव जो काम कर रहे हैं हाथों के द्वारा, उसका स्थान जो है मशीन ने लिया। वास्प इंजन का आविष्कार हुआ, पावर हैंडलूम का आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। इस तरह से मशीन तंत्र का आविष्कार हुआ, मशीन युग आरंभ हुआ। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? दूरगामी प्रभाव यह पड़ा कि आर्थिक तंत्र में, उत्पादन की प्रणाली में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन का परिणाम प्रत्यक्ष रूप से श्रमिक वर्गों पर पड़ा। काम करने वाले पहले क्या थी? फ्यूडल सिस्टम था, एग्रीग्रियन सोसाइटी थी जो एग्रीकल्चर पर पूर्णतः निर्भर था। अब वह जो उत्पादन की प्रणाली है कृषि छोड़ करके वह आ गई किस पर? मशीन पर। अब क्या हो रहा है? किसी क्षेत्र में जो किसी क्षेत्र के आधार पर जो आर्थिक संरचना थी उसका स्थान मशीन ने ले लिया और औद्योगिक क्रांति के पश्चात हमारे उत्पादन प्रणाली में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। अब ये हम जान लें कि औद्योगिक क्रांति के बदलाव के कारण बहुत सारे मुद्दों का उभरना आरंभ हो गया। बहुत सारी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी, जैसे श्रमिक वर्ग में और पूंजीपतियों में विवाद गहराता चला गया। श्रमिकों की सामाजिक, आर्थिक एवं सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होने लगी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच एक वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है समाजशास्त्रियों के बीच या हमारे जो सामाजिक चिंतक हैं उनके मन में ये सवाल उठने लगा कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यवस्थाओं में, सामाजिक संरचनाओं में काफ़ी विसंगतियां उत्पन्न होने लगी। इन विसंगतियों का अध्ययन करने के लिए कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं है, तो आवश्यकता पड़ी यहाँ पर समाजशास्त्र की। इसके पूर्व हम एक और घटना की चर्चा करें
इसको कि हम परमानेंट रीज़न मानते हैं, मुख्य कारण मानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि समाजशास्त्र के जनक के रूप में अगस्त कुम्ट को माना जाता है। अगस्त कुम्ट एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं। उनके मस्तिष्क में फ्रांसीसी क्रांति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। मैंने शुरू में कहा था कि समाजशास्त्र को समझने के लिए धार्मिक अवस्थाओं की भी चर्चा करनी होगी या उसे भी मस्तिष्क में रखना होगा। जो इतिहास के छात्र हैं वो जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 में हुआ। उस समय वहाँ के राजा लुई 16 थे। वे राजा भोग विलास में डूबे हुए रहते थे। उनका एकमात्र कहना था, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, माई वर्ड इज लॉ। अब जरा आप खुद सोचें, जो श्रमिक वर्ग खेतों में काम कर रहा है, जो किसान खेतों में काम कर रहा है और उनकी उपज का आप 75% टैक्स के रूप में अपने अय्याशी में उड़ा रहे हैं आप, तो उनमें असंतोष तो उत्पन्न होगा। अब उस समय तक 1789 तक राजतंत्र की व्यवस्था थी, लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति उत्पन्न हुई तो राजतंत्र प्रणाली जो है लोकतांत्रिक प्रणाली में विकसित होने लगी या विकसित हो गई। उसी समय में 3 दार्शनिक का नाम आता है, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर। उसमें एक नारा चला फ्रांस में सबसे पहली बार विश्व में, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। इक्वालिटी मतलब समानता, लिबर्टी स्वतंत्रता, फ्रैटर्निटी बंधुत्व। इन 3 सिद्धांतों, इन 3 नारों को आधार बनाकर फ्रांसीसी क्रांति की घटना घटित हुई। तो अब यह समझना होगा यहाँ पर कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण समाजशास्त्र से क्या लेना देना। फ्रांसीसी क्रांति हुई हो गई, लेकिन अब विषय का क्या संबंध, समाजशास्त्र के विषय से क्या लेना देना है उसको। तो ये आप जान लें, जब फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई, राजतांत्रिक व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिणत होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आया। लोगों में उथल पुथल सी हो गई, सामाजिक क्रमबद्धता भंग होने लगी, सामाजिक व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त हो गई थी। शासन कैसे चलेगा यह भी एक विचारणीय मुद्दा बन गया। लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी। तत्पश्चात लोगों के सामाजिक संबंधों में बिखराव आने लगा। इन सामाजिक अव्यवस्था, सामाजिक कुरीति के कारण जो सामाजिक संबंधों में बिखराव उत्पन्न हुआ, उन विषयों का अध्ययन करने के लिए ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। और अगस्त कुम्ट के साथ साथ सेंट साइमन अगस्त कुम्ट से सीनियर थे। इन दोनों ने विचार किया कि सभी सामाजिक विज्ञान तो हैं, राजनीतिक विज्ञान है, इतिहास है, दर्शन है, अर्थशास्त्र है, तो सबों का अध्ययन विषय एक निश्चित है, लेकिन कोई एक भी ऐसा विषय नहीं है जो मनुष्य के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करे। इसलिए इन दोनों ने मिलकर एक नए सामाजिक विज्ञान की नींव रखी। आरंभ में इसका नाम सोशल फिजिक्स रखा गया। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं, सेंट साइमन और अगस्त कुम्ट में आगे चलकर कुछ बातों को लेकर मतांतर हो गया था, इसलिए सेंट साइमन अलग हो गए। तो अगस्त कुम्ट खुद अकेले चल करके उन्होंने 1839 में सोशियोलॉजी विषय की नींव रखी। जो सोशल फिजिक्स था उसका नाम बदला गया। अब ये आप जान लें आज के डेट में कि अभी भी सोशियोलॉजी को यंगेस्ट सोशल साइंस माना जाता है। सोशियोलॉजी इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस। थोड़ी सी और मैं जानकारी आपको दे दूं कि ये फ्रेंच वर्ड है। यहाँ पर सोशियोलॉजी
शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, जिसमें पहला वर्ड है सोसाइटस। सोसाइटस से का मतलब होता है सोसाइटी, और ग्रीक वर्ड है लोगोस, जिसका मतलब होता है साइंस। इस तरह से सोशियोलॉजी का पूरा अर्थ होता है साइंस ऑफ सोसाइटी और स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब हम इसकी परिभाषा पर आते हैं कि समाजशास्त्र की परिभाषा क्या दी जाए। समाजशास्त्र की परिभाषा के बारे में मैं आपको बता दूं कि विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। किन्हीं एक विद्वानों की परिभाषा को हम संपूर्ण नहीं मान सकते हैं। शुरू में मैं एक कम शब्दों में सटीक परिभाषा में बता दूं आपको कि यह वैसा विज्ञान है, समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो समाज में घटित हो रही सामाजिक घटनाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक समूहों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मैं एक सारांश बता रहा हूं आपको कि आप जब अगर नोट्स बनाएंगे और समाजशास्त्र की परिभाषा लिखने की बात आएगी, आप बिल्कुल ये लिख सकते हैं कि अगर फिर से आप सुने इसको और समझें कि समाज शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो समाज में घटित हो रही सामाजिक घटनाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतःक्रियाओं एवं सामाजिक समूहों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। वैसे मैं कुछ की परिभाषा जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है उसे आप नोट कर सकते हैं, और मैं एक एक करके सभी परिभाषाओं की व्याख्या करता हूं। उसके बाद मैं और विस्तार से बताऊंगा कि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। मैं छोटी सी परिभाषा है एल एफ वार्ड की है। इन्होंने परिभाषित किया है कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और ऑफ सोशल फेनोमेना। अभी हमने बताया भी आपको, और इन्होंने भी यही कहा है, सोशियोलॉजी क्या है? एक साइंस, एक विज्ञान है। किसका है? समाज का विज्ञान है या सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। अब ये आप सामाजिक घटना, तो घटनाएं दो प्रकार की होती हैं, ये आप समझ लें थोड़ी सी। एक प्राकृतिक घटना, एक सामाजिक घटना है। प्राकृतिक घटनाएं आप देख रहे हैं कि सूरज निकलता है, धूप होती है, चांद निकलता है रात में, तारे निकलते हैं, वर्षा होती है, आंधी तूफान, ये सारी भूकंप, ये सारी प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल फेनोमेना है। सामाजिक घटनाएं क्या है? मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के व्यवहारों के द्वारा, मनुष्य के किसी भी ऐसे क्रियाकलापों के कारण जो कोई सामाजिक घटना घटित होती है, यह सामाजिक घटना कहलाती है। प्राकृतिक घटना बिल्कुल ही अलग है, सामाजिक घटना बिल्कुल ही अलग है, यह आप ध्यान में रखेंगे। सोशियोलॉजी डील्स ओनली सोशल फेनोमेना, नॉट नेचुरल फेनोमेना, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इस प्रकार दूसरी परिभाषा जिसे जिन्सबर्ग ने दिया है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शंस एंड इंटररिलेशन ऑफ देयर कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज। अब इसका मतलब क्या होता है? यहाँ कहा जा रहा है सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शंस एंड इंटररिलेशन ऑफ द कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज। यहाँ दो तीन बात आ रही है, आप देखेंगे। ह्यूमन इंटरैक्शंस, ये ह्यूमन इंटरैक्शंस क्या है? इसको हिंदी में हम अंतःक्रिया कहते हैं, देख रहे हैं। और दूसरी तरफ देख रहे हैं इंटर रिलेशन, ये इंटर रिलेशन ऑफ देयर कंडीशन। तीन बात दिखा। अभी की जो परिभाषा है ये बड़ी अच्छी परिभाषा है, और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल का नाम रखा है सोशियोलॉजिकल पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? पैराडाइम का मतलब होता है मॉडल। तो मैं इस सोशियोलॉजी के बारे में जो कुछ बता रहा हूँ, बहुत सारे विद्वान हैं, एक पर एक हैं, मैं एक
मॉडल के रूप में आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप काफ़ी सहजता से सुगमता पूर्वक समझ सकें और लिख भी सकें। अब मैं बात कर रहा हूँ इंटरैक्शंस। अभी आप अपने कमरे में होंगे, हो सकता है कि आपके साथ आपके एक दो मित्र भी हों, मित्र नहीं हैं, भाई बहन हो, माता पिता हो। आप आपस में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं, मित्रों से संपर्क स्थापित करते हैं। संपर्क कैसे स्थापित करते हैं? कोई भी आदमी एक दूसरे से तब तक संपर्क स्थापित नहीं करता है जब तक कि कोई उद्देश्य न हो। जैसे मान लें कि आप पैदल स्कूल की ओर या बाजार की ओर जा रहे हैं, अचानक रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है, आप किसी पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। कुछ देर के बाद देखते हैं कोई सज्जन पीछे से आ रहे हैं, उनके हाथ में छाता है। अब आपके मन में हो रहा है कि मैं उनसे सहयोग लूं या ना लूं। अगर सहयोग नहीं लेते हैं तो आप समय पर अपने स्कूल या दफ्तर नहीं पहुंच पाते हैं। मजबूरी बस आप उनसे मदद लेते हैं कि भाई साहब कृपया आप मुझे अपने छाते में शरण दें, मैं भी आपके साथ चलूं, मेरा ऑफिस का समय हो चुका है, मुझे देर हो जाएगी। तो वो भी कहता है ठीक है भाई साहब आ जाइए। उन्हें भी आपको सहयोग करने में अच्छा लगा और आपका तो काम ही था, आपका अपना अर्थ ही था मुझे सहयोग मिले ताकि मैं दफ्तर जा सकूं। इस तरह आपस में एक दूसरे से आप संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के पश्चात आप दोनों में बातचीत होती है। जहाँ तक आपकी ऑफिस है वहाँ तक आप दोनों साथ चलते हैं, आप दोनों आपस में बातचीत करते हैं। कुछ ऐसी ही बात होती है जिससे आप अभी तो प्रत्यक्ष रूप से आप प्रभावित हुए, उन्होंने आपको सहयोग दिया, आपका कुछ काम ऐसा हुआ होगा या आपके द्वारा कुछ ऐसे काम किए गए होंगे जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित हुआ होगा। इस तरह से आप दोनों में एक संबंध की स्थापना होती है, वही उसी को बोलते हैं इंटर रिलेशन। तो सोशियोलॉजी क्या करती है कि मनुष्य के द्वारा मनुष्यों के बीच जो आपसी क्रियाएं होती हैं, आपसी क्रियाओं का लेन देन होता है, उसके पश्चात जो एक अंतः संबंध का निर्माण होता है, उस अंतः संबंध के निर्माण के फलस्वरूप आपस में कुछ शर्तें भी होती हैं। शर्त मतलब कंडीशंस है। यहाँ पर कंडीशंस है कि आप उनके साथ गए, उन्होंने आपको छाता में सहयोग दिया, आप भी कुछ समस्या उनकी होंगी, उनको दूर करने में आपने सहयोग किया, तो परस्पर सहयोग करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप ही सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। इस तरह से जिन्सबर्ग का कहना है कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन एंड इंटररिलेशन ऑफ देयर कंडीशन एंड कंसिक्वेंसेस। स्पष्ट है? मेरे ख्याल से अभी आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। और मैं फिर से आपको बता दूं कि समाजशास्त्र के बारे में जिन्सबर्ग क्या कह रहे हैं। अब मैं एक पंक्ति में बता रहा हूँ, एक वाक्य में बता रहा हूँ, जिसे आप सावधानी पूर्वक सुने। जो खासकर हिंदी मीडियम के छात्र हैं वह इसे गौर से सुने। जब भी आप प्रश्न उत्तर में लिखेंगे कि डिफाइन सोशियोलॉजी, तो ये आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जिन्सबर्ग या जिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र क्या है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। शुरू में आप इंग्लिश में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जिन्सबर्ग या जिन्सबर्ग के अनुसार सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शंस एंड इंटररिलेशन ऑफ देयर कंडीशंस एंड कंसिक्वेंसेस। किंतु इसे हिंदी में भी लिखना अनिवार्य है। तो वहाँ आप कैसे लिखेंगे? आप ये लिख सकते हैं कि समाजशास्त्र व्यापक अर्थों में मानवीय अंतः संबंधों एवं अंतः क्रियाओं, उनकी अवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। इसी संदर्भ में मैक्स वेबर ने भी कहा है कि वैसी सारी क्रियाएं सामाजिक हैं जिन क्रियाओं को करने वाले कर्ता कुछ अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है? इस तरह से आप परिभाषा लिख सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। आज मैं यहीं पर क्लास समाप्त कर रहा हूं। दूसरे दिन मैं आपको परिभाषा में कुछ 2-3 परिभाषाएं और रह गई हैं, उसके बाद मैं परिभाषा की को
3 वर्गों में विभाजित करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये 3 वर्ग आप जान लें कि जितनी परिभाषा यहाँ दी गई है या मैं जो बताऊंगा उसे हम 3 भाग में, 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहला है मानवीय अंतः संबंध, दूसरा है अंतःक्रिया, तीसरा है अवस्था एवं परिणाम। तो इस 3 कैटेगरी में हम बांटेंगे कि ये जो 5-6 परिभाषा जो विद्वानों के द्वारा दी गई है, किन विद्वानों को किस श्रेणी में रखेंगे, अंतः संबंध में रखेंगे, अंतःक्रिया में रखेंगे या अवस्था एवं परिणाम में रखेंगे। यह हम दूसरे क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। उसके पश्चात परिभाषा समाप्त करने के पश्चात या इसकी अवधारणा समाप्त हो जाएगी तो मैं समाजशास्त्र का क्षेत्र, विषय वस्तु क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका उपयोग, महत्व क्या है, इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। साथ ही एक प्रश्न आता है कि समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है। तो ये चैप्टर, इतनी बात बताने के बाद फर्स्ट चैप्टर जो आपका ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं एक एक प्रश्न को उठाऊंगा और उस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे इसके बारे में मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। मैं खासकर सिविल सर्विसेज के छात्रों को भी कह रहा हूं कि सिविल सर्विसेज में प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए शब्द निर्धारित हैं और उसी शब्दों में अगर 150 वर्ड्स है, 300 वर्ड्स है, 500 वर्ड्स है तो आपको 500 वर्ड्स, 350 वर्ड्स, 150 वर्ड्स में ही अपने उत्तर को लिखना है। उसके लिए शब्द का चयन बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा, उसका भी मैं मॉडल आपको दूंगा। एक बात मैं फिर आप सबों से आग्रह कर रहा हूं, अपने चैनल के माध्यम से आग्रह कर रहा हूं, मेरी पढ़ाई थोड़ी लंबी होगी, धैर्यपूर्वक आप सुनने का प्रयास करेंगे। मैं पूर्णतः एक जो लेक्चर का जो कर्तव्य होता है, जो एक लेक्चरर का कर्तव्य होता है, उसी के अनुसार मैं बच्चों की तरह आपको बता रहा हूं। क्योंकि जब हम लोग भी छात्र थे तो ये समझ में नहीं आती थी कि प्रश्न का उत्तर मैं कैसे लिखूं, कितने शब्दों में लिखूं, शब्द में कैसे इसे बांटूं। ठीक है, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। धैर्यपूर्वक आप मेरे सारे वीडियोस को देखें। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्द से जल्द सारे वीडियोस को मैं अपलोड कर दूं। धन्यवाद।